1000 साल पहले की बात है। मैं कॉन्ग सोजुन, सोराक किंगडम का शैडो जनरल। आज तक मैंने हर बैटलफील्ड जीती थी, लेकिन आज मुझे किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे अपने कमांडर ली दोह्युन ने धोखा दिया था। उसने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया और मुझे डेड बॉर्डर के बर्फ से ढके जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे कपड़े खून से भीग चुके थे, हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। ठंडी हवा मेरी बॉडी को धीरे धीरे सुन्न कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मैंने सोचा, बस यही मेरी कहानी का एंड है। मेरी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तभी दूर से किसी लड़की की हल्की सी गुनगुनाहट मेरे कानों तक पहुंची। एक मीठी आवाज जो इस सुनसान जंगल में अजीब सी उम्मीद लेकर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें मुश्किल से खोलीं। बर्फ के बीच एक लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आ रही थी। उसके हाथ में जड़ी बूटियों की टोकरी थी। उसका नाम था ना हायोन। हायोन धीरे धीरे उस जख्मी आदमी के पास जाकर रुक गई। सिर्फ एक नज़र में ही वो समझ गई कि यह सोराक किंगडम का शैडो जनरल कॉन्ग सोजुन है, उनका सबसे खतरनाक दुश्मन। एक पल के लिए उसने सोचा कि इसे यहीं छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन जब उसने सोजुन के बेजान चेहरे और धीमी सांसों को देखा, उसका दिल मान नहीं सका। मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। हायोन घुटनों के बल बैठी, अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और फॉरबिडन हीलिंग आर्ट इको ब्लूम एक्टिवेट कर दिया। तेज सुनहरी रोशनी पूरे बर्फ से ढके जंगल में फैल गई। हर धड़कन के साथ सोजुन की सांसें वापस लौटने लगीं, लेकिन उस रोशनी के बदले हायोन अपनी ही जिंदगी के 5 साल उसके नाम लिख रही थी, बिना किसी पछतावे के। सुबह की हल्की धूप मेरी आंखों पर पड़ी और मेरी नींद धीरे धीरे खुल गई। मैंने आसपास देखा तो मैं एक छोटे से लकड़ी के घर के अंदर था। कल रात का बर्फ से ढका जंगल अब सिर्फ धुंधली याद बन चुका था। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, मेरे पुराने जख्म दर्द से भर उठे। तभी मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोली, तुम बच गए। मैं कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा। न वो मुझे जानती थी, न मैं उसे। फिर भी उसने मेरी जान बचा ली थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरी जिंदगी किसी अजनबी ने मौत से छीनकर वापस लौटा दी थी। मैं धीरे से बिस्तर से उठकर उस लड़की की तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर न डर था, न पछतावा, सिर्फ सुकून था। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो बिना घबराए मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहती है, मर रहे थे। मैं दांतों को भींच कर बोलता हूँ, वो रीजन नहीं है। वो हल्की सी मुस्कुराती है और शांत आवाज में जवाब देती है, मेरे लिए है। मैं उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ। जिंदगी में पहली बार मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरी नज़र पुरानी किताब के उन अल्फाजों पर जम जाती है, इको ब्लूम, एक फॉरबिडन हीलिंग आर्ट। हर बार इसे यूज करने पर हीलर अपनी जिंदगी के 5 साल हमेशा के लिए खो देता है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। मैं तुरंत हायोन के पास जाकर धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछता हूँ, मेरे लिए कितने साल दिए? कुछ देर तक वो खामोश रहती है, फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, बस 5। उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा था, लेकिन उसने उसे कभी शिकायत नहीं बनने दिया। उसी पल मेरी सांसों का बोझ बढ़ जाता है। जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा दे दिया था। मैं और हायोन मिलकर दोनों किंगडम्स के बीच छुपे उस सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला करते हैं, जिसे सालों से झूठ और नफरत के पीछे छुपाया गया था। हमें पता था कि इस फैसले के बाद पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। फाइनल बैटल से एक रात पहले हम दोनों चुपचाप आग के पास बैठे थे। बहुत देर तक हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैं धीरे से उसकी तरफ देखता हूँ और जिंदगी में पहली बार उसका नाम लेता हूँ, हायोन। वो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस मुस्कुराहट में सुकून भी था, उम्मीद भी, और एक ऐसा एहसास जो लफ्जों से कभी बयां नहीं हो सकता था। वॉर खत्म हो चुकी थी। दोनों किंगडम्स के बीच सालों पुरानी नफरत की जगह आखिरकार अमन आ गया था। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कीमत हायोन चुका रही थी। इको ब्लूम ने धीरे धीरे उसकी बची हुई जिंदगी भी छीन ली थी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं टूट चुकी आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, मत जाओ। हायोन ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा, सिर्फ सुकून था। वो धीरे से बोली, अगली बार मिलेंगे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे आसपास की पूरी दुनिया धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी और स्क्रीन एक चमकती हुई सफेद रोशनी में फेड हो गई। 1000 साल बीत चुके थे। अब मेरी जिंदगी एक नए नाम के साथ शुरू हुई थी। मैं कॉन्ग मिनजुन, 28 साल का बिलियनेयर CEO। मेरे पास पैसा था, पावर थी, नाम था, लेकिन सुकून वो आज भी कहीं खो गया था। हर रोज मैं इसी शीशे की दीवार के सामने खड़ा होकर पूरे सियोल को देखता था। सब कुछ मेरा था, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, जिसका जवाब मुझे खुद भी नहीं पता था। बोर्ड मीटिंग चल रही थी, सब मेरी बात से सहमत थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे से एक आवाज आई,
एक जूनियर आर्टिस्ट किम जी यून। वो सीधा मेरी तरफ देखकर बोली, तुम आर्ट को सिर्फ पैसा समझते हो, मैं इस डील को सपोर्ट नहीं करती। रूम में पूरी खामोशी छा गई। मैं पहली बार किसी को मेरी आंखों में आंखें डालकर मना करते देख रहा था। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नो, और पता नहीं क्यों मैं उसे देखते ही रह गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बिना सोचे अपना कोट उतारता हूँ और किम जी यून के कंधों पर रख देता हूँ। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके हाथ को छूती हैं, हम दोनों एक साथ रुक जाते हैं। एक अजीब सी तस्वीर मेरी आंखों के सामने चमकती है। बर्फ, एक लकड़ी का घर और एक लड़की। जी यून भी हैरानी से मेरी तरफ देखती है, जैसे उसने भी वही एहसास महसूस किया हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस रात मेरी नींद अचानक टूट गई। मैंने सपने में एक बर्फ से ढका बैटलफील्ड देखा, एक जख्मी जनरल और एक लड़की जो धीरे से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे होठों से बिना सोचे एक नाम निकला, हायुन। उसी वक्त सियोल के दूसरे कोने में किम जी यून अपनी स्केचबुक के सामने बैठी थी। पता नहीं क्यों वो बार बार एक ही चेहरा बना रही थी, एक ठंडा चेहरा, काली आंखें और बालों में एक सफेद लकीर। न वह उस आदमी को जानती थी, न उसका नाम। फिर भी उसका हाथ हर बार वही चेहरा बना देता था। ऑफिस में नई म्यूरल इंस्टॉलेशन चल रही थी। किम जी यून सीढ़ी पर चढ़कर पेंटिंग एडजस्ट कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी मैं, कॉन्ग मिनजुन, बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। जैसे ही हमारे हाथ एक दूसरे को छूते हैं, हम दोनों एक साथ बिल्कुल जम जाते हैं। मेरी आंखों के सामने अचानक बर्फ से ढका डेड बॉर्डर आ जाता है। एक लकड़ी का घर, गोल्डन रोशनी और एक आवाज, हायुन। उसी पल जी यून की आंखों के सामने भी वही यादें चमक उठती हैं। एक जख्मी जनरल, काली आर्मर और उसकी आवाज, सोजुन। हम दोनों एक झटके से अपना हाथ छोड़ देते हैं। कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे हम दोनों किसी ऐसे इंसान को पहचान गए हों जिससे मिले हुए 1000 साल बीत चुके थे। कुछ दिनों बाद कॉन्ग, मिनजुन और किम जी यून एक बिजनेस एग्जीबिशन के सिलसिले में नेशनल म्यूजियम पहुंचते हैं। गैलरी के बीचों बीच एक पुराना काला पत्थर रखा होता है। उसके नीचे लिखा होता है, अस्त्रेया सिविलाइजेशन रेलिक, एस्टिमेटेड एज 1000 ईयर्स। न जाने क्यों जैसे ही मिनजुन उस रेलिक के पास जाता है, उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगता है। जी यून भी बिना कुछ कहे उसी पत्थर की तरफ चल पड़ती है। दोनों एक ही वक्त पर अपना हाथ उस रेलिक पर रख देते हैं। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी पूरी गैलरी को ढक लेती है। दोनों की आंखों के सामने हजारों यादें बिजली की तरह चमकने लगती हैं। बर्फ से ढका डेड बॉर्डर, खून में लिपटा कॉन्ग सोजुन, जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर आती ना हायुन, फॉरबिडन हीलिंग आर्ट इको ब्लूम की सुनहरी रोशनी। हायुन का अपनी जिंदगी के 5 साल देकर सोजुन को बचाना, लकड़ी के घर में उनकी पहली बात, दोनों किंगडम्स का सच, फाइनल वॉर। और वो आखिरी पल जब हायुन मुस्कुराकर बोली थी, अगली बार मिलेंगे। उसके तुरंत बाद सोजुन की टूट चुकी आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे 1000 साल ही क्यों न लग जाए। रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है। मिनजुन और जी यून एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बार उनकी आंखों में कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्हें सब कुछ याद आ चुका था। वो सिर्फ कॉन्ग, मिनजुन और किम जी यून नहीं थे। वो फिर से कॉन्ग, सोजुन और ना हायुन बन चुके थे। रेलिक की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। म्यूजियम फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन कॉन्ग, मिनजुन और किम जी यून की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब उन्हें सब कुछ याद आ चुका था। डेड बॉर्डर, इको ब्लूम, वो लकड़ी का घर, फाइनल बैटल और वो आखिरी वादा। जी यून की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। वो हल्की सी हंसी के साथ मिनजुन की तरफ देखकर कहती है, 1000 साल लगा दिए। मिनजुन कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहता है। फिर उसके होठों पर जिंदगी की सबसे हल्की और सबसे सच्ची मुस्कुराहट आती है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन आ गया। जी यून आंसुओं के साथ मुस्कुरा देती है। इस बार न कोई वॉर थी, न कोई किंगडम, सिर्फ 2 सोल्स जो 1000 साल बाद अपना वादा पूरा कर चुकी थीं। अगले दिन मैं, कॉन्ग, मिनजुन अपनी कंपनी की इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में बैठा था। मीटिंग के बीच बोर्डरूम का दरवाजा खुलता है। मेरा बिजनेस पार्टनर ली दो-ह्यून। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, मेरे दिमाग में अचानक एक तेज दर्द उठता है। मेरी आंखों के सामने 1000 साल पुराना बैटलफील्ड चमक उठता है। बर्फ से ढका डेड बॉर्डर, मेरी पीठ में घुसता हुआ खंजर और मेरे पीछे खड़ा एक आदमी, ली दो-ह्यून। उसकी वही मुस्कुराहट, वही ठंडी आंखें, वही धोखा। मैं एक पल के लिए समझ ही नहीं पाता। फिर सच सामने आ जाता है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, ये वही सोल था जिसने 1000 साल पहले कॉन्ग सोजुन को पीठ में खंजर घोंपकर मरने के लिए छोड़ दिया था।
ली दोह्यून मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे भी कुछ याद आ रहा हो। उस पल मुझे एहसास होता है, रीइंकार्नेशन सिर्फ प्यार को ही वापस नहीं लाती, कभी कभी पुराने दुश्मन भी लौट आते हैं। सबूत मिल चुके थे। मैं कॉन्ग मिनजुन कॉन्फ्रेंस हॉल के बीच खड़ा था। मेरे सामने ली दोह्यून और पूरी बोर्ड बैठी थी। मैं एक एक करके उसके सारे सीक्रेट फाइल स्क्रीन पर दिखाना शुरू करता हूँ। इलीगल मनी ट्रांसफर्स, फेक कंपनीज, पॉलिटिकल ब्राइबरी, कॉर्पोरेट मर्डर्स, और 1000 साल पहले की तरह इस बार भी वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा था। ली दोह्यून का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त बोर्ड रूम के दरवाजे खुल जाते हैं। साउथ कोरियन पुलिस अंदर आ जाती है। इंस्पेक्टर उसके सामने अरेस्ट वारंट रखते हुए कहता है, ली दोह्यान, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा देती है। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा होता है, वो एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखता है। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहता हूँ। 1000 साल पहले उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा था, लेकिन इस जन्म सच ने उसे घुटनों पर ला दिया। इस बार ली दोह्यून बच नहीं पाया। शाम ढल चुकी थी। मैं कॉन्ग मिनजुन धीरे धीरे रूफटॉप गार्डन की तरफ चलता हूँ। वहाँ किम जी यून एक बेंच पर बैठी स्केच बना रही होती है। मैं उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो स्केच बुक बंद करती है और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती है। हल्की सी शरारत के साथ पूछती है, अब भी ढूंढते? मैं बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता हूँ। उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहता हूँ, हर जन्म। जी यून की आंखों में आंसू चमक उठते हैं। वो हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तो इस बार कहीं मत जाना। मैं मुस्कुरा देता हूँ। उसका हाथ और मजबूती से पकड़कर कहता हूँ, कभी नहीं। इस बार ना कोई किंगडम था, ना कोई वॉर, ना कोई अलविदा, सिर्फ 2 सोल्स जो आखिरकार एक ही जिंदगी में साथ जी पाई। कैमरा धीरे धीरे रूफटॉप से ऊपर उठता है। मिनजुन और जीयून एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सोल की रोशनियों को देख रहे होते हैं। जैसे जैसे कैमरा आसमान की तरफ जूम आउट करता है, पूरा सोल एक चमकती हुई रोशनी में बदल जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। ASTREIA श्रोनिकलेस। Some souls always find each other, no matter how many lifetimes pass. THE end.